अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि इंट्रोडक्टरी फंक्शन एनालिसिस विद एप्लीकेशन की हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 है। इसका जो एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11, वो क्या है कि डैश मेट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉट। इसका जो राइट आंसर है वो है नॉट एवरी। ये नॉट एवरी कैसे आया? अब हमने एक स्पेस एस पढ़ा था जिसमें सीक्वेंसेस होती हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस, ये क्या होते हैं? स्पेस एस होती है। तो कह रहे हैं कि कैन एवरी मीट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉट? नो। इसका आंसर क्या है? नो है। इसकी जो काउंटर एग्जांपल है वो एक स्पेस एस है। स्पेस एस एक वेक्टर स्पेस है और इस पर हमने एक मीट्रिक डी डिफाइन की है जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर। तो ये जो मीट्रिक है कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉट, ये एक नॉर्म की डेफिनेशन से इस मीट्रिक को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जब हम नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये इस पर सेटिस्फाई हो जाएगी, सेकंड भी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी है क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो कैसे फेल होती है कि यहाँ पर अगर हम y को 0 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो ईटा होगा ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसके साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो हम अल्फा को यहाँ से अलग नहीं कर सकते, इसलिए जो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी ये फेल हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि नॉट एवरी मीट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉर्म। हम नॉर्म से तमाम के तमाम मीट्रिक को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास 11 था। इससे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है 12 के डैश बनाई स्पेस इज द डैश ऑफ नॉर्म स्पेस। तो बनाई जो स्पेस है वो क्या है? कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है। ठीक है, बाय डेफिनेशन अ नॉर्म स्पेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेस विद अ नॉर्म डिफाइंड ऑन इट। अ बनाई स्पेस इज अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ एमसीक्यूज दिया हुआ था वो क्या था कि बनाई स्पेस क्या होती है? वो कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है। तो हमने इस डेफिनेशन भी देख लिया, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्योंकि जो बनाई स्पेस है वो क्या होती है? नॉर्म स्पेस भी होती है और क्या होती है? कंप्लीट होती है। कंप्लीट का क्या मतलब होगा कि इसके अंदर जो भी सीक्वेंसेस हम लेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? कन्वर्जेंट होंगी। और जो नॉर्म है उसकी क्या होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी पॉइंट एक्स का नॉर्म वो है नॉर्म ऑफ एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं? नॉर्म ऑफ एक्स। और इसकी क्या होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कोई स्पेस इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, तो हम उस स्पेस को क्या कहते हैं? नॉर्म स्पेस कहते हैं। और जब वो कंप्लीट भी हो और नॉर्म भी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बनाई स्पेस का नाम देते हैं। तो ये एमसीक्यू नंबर 12 था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 है। ये क्या कहता है कि एन इनफिनाइट डिमेंशनल सब स्पेस नीड नॉट टू बी क्लोज्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्लोज होगा। तो आइए इसकी देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल कौन सी है? टेक फंक्शन स्पेस। अब ये हमारे पास एक फंक्शन स्पेस है कि तमाम के तमाम वैल्यूज हमारे पास क्या है? कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड द सब स्पेस सबसेट ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने इसकी जो सब स्पेस ली है वो है सेट ऑफ सबसेट ऑफ पोलिनोमियल्स है। ठीक है, वो कहते हैं कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ लिमिट ऑफ पोलिनोमियल बाय स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम के जरिए स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम के जरिए वो क्या कहता है कि इसकी एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ लिमिट ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि तमाम के तमाम जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे वो उसकी क्या होंगे? लिमिट ऑफ पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, जो हम इसकी सब स्पेस ले रहे हैं। तो थस द सबसेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज डेंस। अब डेंस की डेफिनेशन क्या थी? कि उसकी जो प्लेयर है वो का सारा क्या हो? सेट एक्स के इक्वल हो जाए। देखिए, अगर हम कोई सेट एम कहते हैं वो डेंस कब होगा? जब उसका क्या होगा? प्लेयर सेट एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास है, अगर हम कोई भी सब स्पेस यहाँ पर ले रहे हैं, अगर उसका प्लेयर हमारे पास क्या है? इस स्पेस सी के इक्वल है, तो अब उसको हम क्या नाम देंगे? डेंस कहेंगे। थस इट इज नॉट क्लोज। वो कहते हैं कि जो हम सब स्पेस ले रहे हैं वो डेंस तो है लेकिन क्लोज नहीं है, क्योंकि जो होल स्पेस सी है वो एक क्लोज भी है और डेंस भी है। ठीक है, एक नेक्स्ट एक एग्जांपल भी थी यहाँ पर कि L2 स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कम्प्लेक्स सीक्वेंस होते हैं। L2 स्पेस में सारी की सारी क्या होती है? सीक्वेंसेस कम्प्लेक्स होती हैं। फिर नॉर्म यहाँ पर डिफाइन है
लेट वी, हमने कोई वी इसका सब स्पेस ली है, सबसेट लिया है या सब स्पेस ली है, बट इन्फिनाइटली मैनी एंट्रीज इक्वल टू जीरो। ये क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, इन्फिनाइट थी, तो जो इसकी हम सब स्पेस ले हैं वो क्या है, फिनाइटली मैनी एंट्रीज इक्वल टू जीरो। देन वी इज इनफिनाइट डायमेंशनल बट नॉट क्लोज, लेकिन ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है बिकॉज इट्स क्लियर कंटेन्स अ लिमिट पॉइंट। तो जो कि इसका जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, एक ओपन हमारे पास है, ठीक है, देखिए ओपन है, इसका क्लोज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या है, एक नॉट क्लोज है, क्लोज नहीं है, बिकॉज जो इसका लिमिट पॉइंट का सेट है एम, जिसको हम सपोज कर लो कि ये एम है, वो हमारे पास एक ओपन है, ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा नॉट क्लोज। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू था कि एन इनफिनाइट डिमेंशनल सब स्पेस नीड नॉट टू बी क्लोज, के वो क्लोज नहीं हो सकती, ठीक है। इससे नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 14, देखें कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस इन अ इनफिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ नॉर्म, कि नॉर्म की चॉइस पर वो डिपेंड नहीं करता, कि हम कोई भी नॉर्म अगर हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए, तो वो जो नॉर्म है वो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की पर असरअंदाज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है नॉर्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ अ नॉर्म स्पेस x हैज अ शोल्डर बेसिस देन x इज स्पेरेबल, ठीक है। तो अगर हमने स्पेरेबल की डेफिनेशन अगर हमें पता हो, वो क्या थी कि अगर कोई सेट m सब सेट हम ले रहे हैं किसी भी स्पेस x का, ठीक है, तो वो क्या होगा कि स्पेरेबल कब होगा, जब वो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी सब सिक्वेंसेस होंगी या सब सेट्स होंगे वो सारे के सारे डेंस होंगे, ठीक है। तो वो जो हम m ले रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेरेबल का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इफ अ नॉर्म स्पेस हैज अ शोल्डर बेसिस, तो अगर किसी भी नॉर्म स्पेस की शोल्डर बेसिस कर रही है तो x क्या होगा, स्पेरेबल होगा, यानी x के जो भी अगर हम सबसेट ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, डेंस होंगे, ठीक है। तो शोल्डर बेसिस का कंसेप्ट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ बेसिस, कि कंसेप्ट जो था कन्वर्जेंस का सीरीज का, कि सीरीज कब कन्वर्जेंस होती है, ये हमने पढ़ा था कि अगर उसका पार्शियल सम, nth पार्शियल सम अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो जो सीरीज ओरिजिनल होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली उसकी क्या होंगे, बेसिस भी होंगी। कि बेसिस का मतलब क्या होता है कि हम उस सीरीज को किस तरह बना सकते हैं, बेसिस यानी डेफिनेटली हमें बताती हैं कि ये सीरीज कैसे बन सकती है, विद द हेल्प ऑफ बेसिस हम उस सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो इफ अ नॉर्म स्पेस कंटेन अ सीक्वेंस en with property that for every x belong to x there is a unique sequence of scalars such that the norm of x minus, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, जो हम अभी ले रहे हैं सीक्वेंस en ले रही हैं विद स्केलर्स, ठीक है। तो x माइनस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस विद स्केलर या अप्रोच करेगा जीरो को, एज एन अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तब हम क्या कहेंगे, जो हमने सीक्वेंस ले रहे हैं en को, उनको हम क्या नाम देंगे, शॉर्टर बेसिस का नाम देंगे। और ये ई हमारे पास एन कैसे डिफाइन होती है, ई वन कैसे डिफाइन होता है, ई टू कैसे डिफाइन होता है, ई थ्री कैसे डिफाइन होता है, तो सो ऑन ई एन कैसे डिफाइन होता है। तो इफ अ नॉर्म स्पेस एक्स हैज अ शोल्डर बेसिस देन एक्स इज स्पेरेबल, तो हमारे पास श्योरली वो क्या होगी, एक स्पेरेबल स्पेस होगी, ठीक है। अगर एक्स की शोल्डर बेसिस कर रही है तो वो जहरी बात है वो क्या होगी, स्पेरेबल होगी। स्पेरेबल का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी सब सेट हम ले रहे हैं वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, डेंस होंगे, यानी उनका जो क्लियर ले रहे हैं वो सारा का सारा क्या होगा, एक्स सेट के इक्वल होगा। यानी अगर कोई सब सेट ले रहे हैं एम, ठीक है, किस भी सेट एक्स का, तो इसका जो क्लियर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, यानी डेंस भी होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वो काउंटेबल भी होंगे, डेंस भी होंगे, इसलिए वो क्या हम क्या कहेंगे, जो एक्स होगा वो हमारे पास एक सेपरेबल है। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 16, देखें कि एवरी सबस्पेस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड प्रॉपर सबस्पेस। तो उसका हम क्या नाम देते हैं, प्रॉपर सबस्पेस का नाम देते हैं। तो सबस्पेस होती क्या है, सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट y of x such that for all y1 and y2 belong to y and scalars we have linear combination। कि देखिए कि अगर हम किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस को डिफाइन करना चाहते हैं
तो वो भी हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस होगी। अगर कोई वेक्टर स्पेस एक्स है, उसकी अगर हम सब स्पेस वाई को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक लीनियर जो कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, ये प्रॉपर्टी को अगर हम मिक्सअप करें तो ये हमारे पास क्या बनती है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 बिलोंग टू y। तो हेंस y इज एट अल्फा वेक्टर स्पेस। तो अगर हम किसी भी स्पेस की वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम देखें कि अगर ये वेक्टर स्पेस x थी, अगर हम इसकी सब स्पेस y को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी हमें वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो y भी हमारे पास क्या होगा, इट्स सेल्फ वेक्टर स्पेस होगा, the two algebraic operation being those induced from x। तो a special subspace of y is the improper subspace y। अगर वो कहता है कि इम्प्रॉपर सबस्पेस क्या होगी y की, वो हमारे पास क्या होगा, सेट x होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x होगा। एवरी अदर सबस्पेस वो क्या होंगी, प्रॉपर होंगी। तो यहाँ पर अगर ये जो एवरी सबस्पेस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर सबस्पेस। तो बाय दिस डेफिनेशन तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बी होगा।